हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्लास विद मी। कैसे हो आप सब लोग? तो आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। वैसे तो ये क्लास 10th का चैप्टर है, पर ये बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में, जैसे कि फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें जनरल साइंस में मोस्टली पूछा जाता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एटम और मॉलिक्यूल होते क्या क्या है। एटम क्या होता है? जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर का, मतलब पूरे लिविंग का, उसको हम बोलते हैं एटम। तो आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज करो, ये हाइड्रोजन का एटम ले लिया मैंने। मतलब जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है ना किसी का भी, वो होता है हाइड्रो, वो होता है एटम। ये दूसरा मैंने ऑक्सीजन का ले लिया, ये एटम है, ठीक है। अब ये मिलके क्या बना देंगे? H2O बना लिया, मतलब वाटर। तो ये क्या हो गया? मॉलिक्यूल। फिर से देखो, सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर का, वो होता है एटम। अब ये एटम्स आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने कंबाइन करके क्या बनाया? H2O, वाटर मॉलिक्यूल बना लिया, ठीक है। इसको हम एटम नहीं बोलेंगे, इसको मॉलिक्यूल बोलेंगे। जब दो एटम्स आपस में कंबाइन करके बनाते हैं उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है। इतना समझ में आया? अब एटम की स्ट्रक्चर देख लो एक बार, एटम होता किस तरह से है, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एटम इस तरह से होता है, स्फेयर की शेप में। सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ठीक है। और ये ऐसे ना शेल्स प्रेजेंट होते हैं एटम में, के एल एम एन, इस तरह से शेल्स प्रेजेंट होते हैं। सपोज करो ये के है, ये एल, ये एम, ये एन, इस तरह से शेल्स प्रेजेंट होते हैं। और इन शेल्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स पे क्या चार्ज होता है? नेगेटिव। और न्यूक्लियस हो गया सेंटर में, न्यूट्रल ये हो गया, इलेक्ट्रॉन्स पे हो गया नेगेटिव चार्ज। और न्यूक्लियस और इधर सेंटर में क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स पे क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव। अब ये धन इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये शेल्स के अराउंड रोटेट करते रहते हैं, मूव करते हैं। मतलब यहाँ क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रॉन से क्या याद समझ में आ रहा है? न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, जिसपे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है ये। प्रोटॉन से ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज, पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। सेंटर में हो गया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? इधर लिख देती हूँ, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिला के हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन्स मतलब पी से पॉजिटिव, पी से प्रोटॉन, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन, न्यूट्रल के सिमिलर साउंड आ रही है ना, ये न्यूट्रल होते हैं, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल। और इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? नेगेटिव। ये शेल्स के अराउंड रोटेट करते रहते हैं, सेंटर में होता है न्यूक्लियस। इस तरह से एटम की स्ट्रक्चर होती है। और जो आउटर मोस्ट शेल होता है ना, मतलब जो सबसे बाहर वाला शेल होता है, उसको, उसका पर्टिकुलर नेम होता है, उसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल, ठीक है। जो सबसे बाहर वाला शेल है उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस शेल। और उस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उनको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन दिखा देती हूँ, ये क्या हो गए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये तो है बेसिक स्ट्रक्चर एटम की, ठीक है। और ना एक प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में एक रिलेशन है, वो फॉर्मूला देख लो क्या होता है, काम आएगा आगे। मास नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये रिलेशन होता है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और मास नंबर के बीच में। आपको कोई ये दोनों चीजें दे रखी है, मास नंबर निकालना है या प्रोटॉन पूछा हुआ है, ये दोनों की वैल्यू गिवन है, या न्यूट्रॉन फाइंड करना है, तो आप इस रिलेशन से फाइंड कर सकते हो। मास नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे चैप्टर में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन के दो लॉज दे रखे हैं। पहला तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। आइए इसको एक एक करके समझते हैं। पहला देखो, क्या नेम है इसका? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
नेम से ही समझ में आ रहा है क्या कह रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कहने का मतलब ये है कि जो मास रहता है ना वो कंजर्व्ड रहता है, मतलब ना वो इंक्रीज होगा ना वो डिक्रीज होगा, हमेशा फिक्स रहेगा, कंजर्व रहेगा मास। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, वाटर। तो जितना मास इनका है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिला के, उतना ही मास इसका होगा प्रोडक्ट। मतलब ये कौन सी साइड होती है, एरो से शो कर दो इसको, एरो से जो पहले की साइड है मतलब ये रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं और क्या फॉर्म होता है, प्रोडक्ट। एरो के जो बाद में लिखते हैं उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। कहने का मतलब ये है जो मास होता है ना रिएक्टेंट साइड का, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या ऑलवेज इक्वल होगा प्रोडक्ट साइड के। लिख देती हूं मैं, मास ऑफ रिएक्टेंट साइड इज ऑलवेज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट साइड। इसको एक एग्जांपल से देखो, सपोज करो मैंने कोई कंटेनर ले लिया, ठीक है, इसमें दो बीकर हैं, इसमें कोई सॉल्यूशन है या जो भी, दो बीकर है इसमें, ये ए बीकर है, ये बी। इसका मास है 10 ग्राम, इसका है 70 ग्राम, ठीक है। ये कंटेनर है, इसमें दो बीकर पड़े हैं, ए और बी, इनका जो भी मास है, इसका है 10 ग्राम, बी वाले का है 70 ग्राम। अब क्या किया मैंने, इन दोनों को मिक्स कर दिया, मतलब ये क्या बीकर बनाया, तीसरा जो बनाया सी, ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर ही है, मतलब ए और बी को कंबाइन करके मैंने सी बना लिया, एक बड़े का बीकर में डाल दिया। अब इसका मास कितना होगा, 80 ग्राम। समझ में आया, जितना रिएक्टेंट का मास लेंगे हम ना, उतना ही प्रोडक्ट का मास बनेगा। क्या लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब मास हमेशा कंजर्व्ड रहेगा, ना तो वो इंक्रीज हो सकता है ना वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, ना वो बढ़ सकता है ना वो कम हो सकता है। मास हमेशा कंजर्व्ड रहेगा इन द रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड सेम मास रहेगा। इसका 10 और 70 टोटल है 80 रिएक्टेंट साइड में, तो प्रोडक्ट साइड में भी मास कितना होगा, 80 ग्राम। तो ये तो था हमारा पहला लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। अब सेकंड लॉ क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, इसका क्या मतलब है, देखो, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल फॉर्म्ड होता है उसमें जो मास रहता है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब कांस्टेंट प्रोपोर्शन में रहेगा। जिस रेशियो में लेते हैं ना वो रेशियो फिक्स होता है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। इसको देखो एग्जांपल से समझो, सपोज करो ये वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ, तो ये किस किस से मिलके बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो लेंगे ना बाय मास, मतलब मास का जो रेशो लेंगे हम, मास के टर्म्स में कंसीडर बता रहे हैं ये, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो लेंगे हम वाटर बनने के लिए वो फिक्स रहेगा, मतलब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, उसका प्रोपोर्शन फिक्स रहेगा। अब इसमें जो रेशो होता है वो होता है 1:8। ये हमेशा फिक्स रहता है अगर हमें वाटर मॉलिक्यूल्स बनाने हैं। तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि हमने 2:3 ले लिया या 4:5 ले लिया, इस तरह से नहीं कर सकते। इसका रेशो हमेशा 1:8 ही रहेगा अगर हमें वाटर मॉलिक्यूल बनाने हैं तो, ठीक है। इसी कंसेंट्रेशन में हाइड्रोजन लेनी है और इसी कंसेंट्रेशन में ऑक्सीजन लेनी है। अब ये बता देती हूँ 1 और 8 कैसे आया। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो कितने हाइड्रोजन है 2, तो कितना आ गया 2 रेशो। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो क्या आया 1:8। इस तरह से निकालते हैं ये। इसका एटॉमिक मास निकालने की एक ट्रिक बता रखी है मैंने शॉर्ट्स में, उसका लिंक मैं नीचे कमेंट बॉक्स में बता दूंगी, तो उसमें देख लीजिएगा अगर एटॉमिक मास निकालना नहीं आता है तो। बाकी इस तरह से निकालते हैं एटॉमिक मास, फिर कैंसिल करके आ गया 1:8। तो इसका जो मास का रेशो होता है ना 1:8 ही रहेगा अगर हमें वाटर मॉलिक्यूल्स बनाना है, ये हम चेंज नहीं कर सकते, ये हमेशा फिक्स रहता है। तो ये कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, इसका जो प्रपोर्शन है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद आती है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसके कुछ बेसिक बेसिक पॉस्टुलेट्स दे रखे हैं एटम से रिलेटेड, वो आइए देखते हैं एक एक करके। बिल्कुल सिंपल है, एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। देखो, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स को साइंटिस्ट का नेम था, उसने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी, मतलब उसने अपने उस टाइम पे बताया था कि एटम क्या होता है, किस तरह से बनता है, अपने कुछ 4-5 पॉस्टुलेट्स दिए थे। इनको देखते हैं एक एक करके। देखो, पहला पॉस्टुलेट क्या था डाल्टन्स का, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। सिंपल है,
सभी मैटर किससे बने हुए होते हैं? सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से। टाइनी मतलब सबसे छोटे पार्टिकल से, जिसको हम क्या बोलते हैं? एटम। ये तो हम सबको पता ही है, एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, वही लिखा हुआ है। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। सभी मैटर है ना वो सबसे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, जिनको हम एटम्स बोलते हैं, विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। और ये जो एटम्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, फिर क्या है? एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये क्या कह रहे हैं? एटम्स होते हैं ना जो, वो इंडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं, मतलब उसको हम, वो इतने छोटे होते हैं कि उसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते। विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, मतलब ना हम उसको क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन। अब आप ये पूछोगे कि मैंने पहले वाली जो एटम की स्ट्रक्चर बताई, उसमें मैंने एटम का स्ट्रक्चर बनाया था, जो उसमें प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी बताए थे। पर ये बात ध्यान रखना, ये वाली जो थ्योरी है ना, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये उससे पहले का कंसेप्ट है। जब स्टार्टिंग में थ्योरी आई थी, वो एटम की स्ट्रक्चर है वो तो बाद की है, मतलब जो आज भी हम यूज करते हैं, आज भी पढ़ते हैं, वो लेटेस्ट स्ट्रक्चर है। हालांकि ये जो पॉस्टुलेट था इसका, वो बाद में फेल हो गया था। लिमिटेशन थी ये डाल्टन्स की कि एटम्स को इंडिविजिबल पार्टिकल्स माना था इसने। पर बाद में क्या हुआ था, हमने देखा था कि जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवर हो गए थे, तो पता चल गया था कि एटम इंडिविजिबल नहीं है, हम उसको आगे भी डिवाइड कर सकते हैं। तो वो बाद की स्टेज है, जो हम आज भी एटम की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ये थ्योरी उससे पहले की है, ये फेल हो गई थी आगे जाके, इसके 2-3 पॉस्टुलेट। ये वाला आगे जाके फेल हो गया था, क्योंकि एटम के इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स भी डिस्कवर किए गए थे आगे। ठीक है, और ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है, तो हमें इसमें पढ़ना है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कहने का मतलब ये है, एटम्स होते हैं ना जो सेम एलिमेंट का, उनका मास भी सेम होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी। ये तो हम लोगों को पता है। जैसे ये एक हाइड्रोजन का एटम ले लिया मैंने, ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम ले लिया, इसमें मास तो सेम होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी, ये तो हमें पता ही है। एक हाइड्रोजन का, इसका जितना मास होगा उतना ही मास इसका होगा, इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वही केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी है। मतलब सेम एटम के जो एलिमेंट है ना, उनका मास और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉस्टुलेट देखो, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं उनका डिफरेंट मास और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होगा। वही, ये तो हमें पता ही है। एक हाइड्रोजन का एटम है, एक क्लोरीन का एटम है, ये तो हमें पता है। दोनों अलग अलग एटम है, तो दोनों का मास और दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट होगी। पहले वाले में क्या था? सेम एलिमेंट, सेम एटम का मास और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। वही इनडायरेक्ट तरीके से कह दिया कि डिफरेंट एटम्स का मास और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉस्टुलेट क्या है? एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। मतलब एटम्स कंबाइन करते हैं ना, वो होल नंबर में करते हैं, मतलब फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं करेंगे। जैसे H2O का एग्जांपल ले लो, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 2, और ऑक्सीजन कितने? 1। तो ये 2:1 के फॉर्म में ही कंबाइन करेगा, मतलब होल नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप 1.3 हाइड्रोजन ले लिया और ऑक्सीजन 4.2 ले लिया, या इस तरह से, मतलब ये ऐसे नहीं ले सकते आप। जो रेशियो फिक्स है ना, हाइड्रोजन 2 है तो 2 ही लेने हैं हमें, 1.3 या 1/, कुछ और नहीं ले सकते। होल नंबर होना चाहिए, 2:1, ये फिक्स है। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। होल नंबर में कंबाइन करते हैं आपस में। ठीक है, ये तो था फिफ्थ पॉस्टुलेट। अब लास्ट क्या है? देखो सिक्स पॉस्टुलेट क्या है? द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। वही बात है, फिफ्थ पॉस्टुलेट से सेम सा ही है, इसको इनडायरेक्ट तरीके से कह रखा है। रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ कंपाउंड। ये जो कंपाउंड है, इसमें जो रिलेटिव नंबर है एटम्स का, वो फिक्स रहता है, वही है। हाइड्रोजन, वाटर में क्या लेंगे? 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, ये रेशियो लेते हैं हम। ठीक है, ये तो बेसिक पॉस्टुलेट्स थे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के। ठीक है, मतलब एटम क्या होता है? इंडिविजिबल पार्टिकल होता है। सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है? टाइनी एटम। एटम होता है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। कोई भी दो एटम है, उनका मास और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, और कोई डिफरेंट एटम्स है तो उनका मास और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। और ये जो कंबाइन करते हैं वो फिक्स स्मॉल होल नंबर के रेशियो में करते हैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक पॉस्टुलेट्स थे, एक दो बार पढ़ोगे तो इजीली याद हो जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, ये जो हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी ना, इसके दो लिमिटेशन थे सबसे बड़े। देखो पहला क्या था? एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स। डाल्टन्स ने क्या कहा था? एटम इनडिविजिबल होते हैं, मतलब उसको आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो सबसे छोटे पार्टिकल है, उसको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। पर मैंने अभी आप इससे पहले आपको एटम की स्ट्रक्चर बताई थी, उसमें मैंने इलेक्ट्रॉन्स भी बताया, प्रोटॉन्स भी बताया और न्यूट्रॉन्स भी बताया। तो ये सब क्या है? ये एटम्स के तो पार्ट है।
मतलब एटम्स को ही तो आगे डिवाइड करके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने। तो ये कंसेप्ट था कि इसने तो कहा था कि एटम्स इंडिविजिबल है, एटम्स को डिवाइड नहीं कर सकते। पर आगे जो साइंटिस्ट आए उन्होंने जब एटम को स्टडी किया तो पता चला एटम को आगे डिवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इन सब में। तो ये वाला जो इसका कंसेप्ट था, ये इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन थी, ये फेल हो गई थी थ्योरी आगे जाके। मतलब कुछ कुछ बातें उसने सही कही थी, पर दो तीन उसके मेन लिमिटेशंस थे, ठीक है। एक तो उसने ये बताया था एटम इंडिविजिबल पार्टिकल्स है, ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है डाल्टन्स का। और दूसरा क्या है, इट सेज दैट एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव एग्जैक्टली सेम मास। उसने क्या कहा था, एटम्स होते हैं ना जो सेम एलिमेंट के, उनके सेम मास होते हैं। जब तक उसकी ये थ्योरी थी ना, तब तक ये बात सही थी, पर आगे जो साइंटिस्ट ने और डिस्कवरी करी, और उससे क्या पता चला, जो एलिमेंट है ना, सेम एटम के जो एलिमेंट है उनके डिफरेंट मासेस भी हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं होते, पर हो सकते हैं। देखो एग्जांपल बताऊं, एक टर्म आती है आइसोटॉप। आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो मतलब सेम, और टॉप का नंबर एटॉमिक नंबर, ठीक है। मतलब वो एलिमेंट्स या वो कंपाउंड जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। सेम लिख देती हूँ मैं, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जैसे एग्जांपल देखो, कार्बन ले लिए मैंने, 3 कार्बन ले लिए सपोज करो। इनका मास नंबर एक का 12 है, एक का 13 है, एक का 14 है। तो देखो उसने क्या कहा था डाल्टन्स ने, इट सेज दैट एटम्स ऑफ अ सेम एलिमेंट हैव एग्जैक्टली सेम मास। कोई एटम है सेम एलिमेंट का, उसका मास भी सेम होगा। पर ये देखो, एक कंसेप्ट आया था आइसोटॉप, मतलब आइसो का मतलब होता है सेम, एटॉमिक नंबर और मास नंबर डिफरेंट होता है। मतलब मास नंबर अलग अलग हो सकता है, पर एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम। एग्जाम्पल है इसका कार्बन का। इन तीनों में है तो कार्बन, मतलब एटम तो सेम ही है, पर तीनों का मास नंबर अलग अलग है। इसका 12 है, इसका 13 है, इसका 14 है। तो ये वाली जो इसका पॉस्टुलेट था, ये भी आगे जाके रॉन्ग प्रूफ हो गया था। ये भी सबसे बड़ी लिमिटेशन है इसकी, डाल्टन्स की। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स पाए गए जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, पर मास नंबर सबका अलग अलग आ रहा था। उनको हम बोलते हैं आइसोटॉप। इसी तरह से एक और कंसेप्ट आता है आइसोबार। उसमें क्या होता है, आइसो का मतलब सेम, जस्ट अपोजिट होता है आइसोटॉप का। आइसोटॉप का इसमें सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट मास नंबर था, और इसमें क्या होगा, सेम मास नंबर और डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ए ओ से लिख रही हूँ, सॉरी, ए एन से, एटॉमिक नंबर। इसमें मास नंबर सेम होगा और डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो, आइसो का मतलब तो सेम होता है। बार, बार को आप किससे रिलेट कर सकते हो, भार से। बार किससे सेम साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, भार। भार किसको बोलते हैं हम, कोई भी मास होता है उसी को तो भार बोलते हैं। तो भार मतलब मास, मास नंबर क्या होगा, सेम। आइसो का मतलब सेम होता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, सेम मास नंबर और डिफरेंट एटॉमिक नंबर। और इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा आइसोटॉप, जिसमें एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है, ठीक है। अब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बाद हम लोग पढ़ते हैं एलिमेंट्स के बारे में। कुछ स्टार्टिंग के 15-20 एलिमेंट्स याद कर लोगे आप 10th क्लास तक तो सफिशिएंट है। और कोई कंपटीशन एग्जाम में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो जनरल पेपर में आता है ना, तो 20 तक भी सफिशिएंट है। 20 एलिमेंट्स तक आप याद कर लोगे तो बहुत है। अब देखो, सबसे पहले तो ये देखो आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, फर्स्ट लेटर होता है जो, वो हमेशा कैपिटल होगा, ये बात ध्यान रखना। फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखते हैं, सिंबल लिखते हैं हम किसी भी एलिमेंट का, आगे बताऊंगी किस तरह से लिखते हैं। और जो सेकंड लेटर होगा वो होता है स्मॉल, ठीक है। फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, हम कोई सिंबल लिख रहे हैं किसी भी एटम का, और जो सेकंड लेटर है वो हमेशा स्मॉल लिखते हैं। अब मैं आपको 20 एलिमेंट्स लिखवा देती हूँ, आपको वो याद करना है, 20 तक भी याद कर लो तो सफिशियंट है। देखो पहला कौन सा होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आगे लिख देती हूँ। अब इसको ट्रिक से याद कराऊंगी मैं, देखना। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस,
ये 20 तक एलिमेंट्स है आपके। इनका एटॉमिक नंबर 1 यहाँ पे, मतलब लेफ्ट साइड में नीचे हम एटॉमिक नंबर को मेंशन करते हैं, तो इसका 1 है, ऐसे लाइन वाइज है, 2 3 4 5 6 7 8 9। लेफ्ट साइड में नीचे लिखते हैं हम एटॉमिक नंबर, और लेफ्ट साइड में ऊपर लिखा जाता है मास नंबर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसको इस साइड लिखा, नीचे लिखेंगे, ठीक है। सोडियम मैग्नीशियम का 15 16 17 18, तो लिख देती हूँ कैल्शियम 19 और ये 20, ठीक है। इतने एलिमेंट्स याद करना आप। इसकी ट्रिक देखो क्या है। हाइड्रोजन है ही लीबेबक, है ही लीबेबक, नॉफ NOF, नॉफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, नीना नियॉन और सोडियम नीना, मग अलसी मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन, मग अलसी, पस PS, स्लार CLAR स्लार, कक्का K और CA। इसकी जो ट्रिक है मैं शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगी, उससे उसको आप एक बार देख लोगे, एक दो बार रिवाइज करोगे तो आपको याद आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ट्रिक से याद करोगे तो जल्दी याद होगी। फिर से देखो, है ही ली बे बक, नॉफ नीना, मग अलसी, पस स्लार, कक्का, ठीक है। ये 20 एलिमेंट्स है स्टार्टिंग के। ये मैंने ट्रिक लिख दी है 20 एलिमेंट्स को याद करने की, एक दो बार पढ़ोगे रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद एक टर्म आती है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है, कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है इन 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट। क्या डेफिनेशन है देखो, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट, मतलब एक मोल एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, मतलब कितने एटम्स प्रेजेंट है। ये 3-4 तरह की हो सकती है, जैसे मोनो एटॉमिक हो गई, मतलब सिंगल एटम है, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक, इस तरह से। देखो मोनो एटॉमिक, मोनो का मतलब 1, एटॉमिक का मतलब एटम, मतलब जिसमें सिंगल एटम हो, जैसे हीलियम ले लो, नियॉन ले लो, आर्गन, मतलब सिंगल एटम होना चाहिए, तो वो होगा मोनो एटॉमिक। डायटोमिक, 2 एटम हो जिसमें, जैसे O2 ले लो, इसमें 2 ऑक्सीजन के एटम है, ये डायटोमिक हो गया। Cl2, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो जिसमें 2 एटम हो, वो हो जाएगा डायटोमिक। तीसरा क्या है, ट्राइएटॉमिक, मतलब 3 एटम्स होने चाहिए, जैसे O3, ओजोन होता है O3, इसमें 3 एटम्स है ऑक्सीजन के। उसके बाद क्या है, पॉलीएटॉमिक, पॉली मतलब 3 या 3 से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं पॉलीएटॉमिक। इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे P4S8, 4 P प्रेजेंट है, पॉली हो गया, 8 सल्फर प्रेजेंट है, इस तरह से देखते हैं हम। पूछे आपसे एटॉमिसिटी कैसे निकालते हैं, तो जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे वही उसकी एटॉमिसिटी हो जाएगी, ठीक है।